आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सबको हमारी तरफ से हो। आज 11 मार्च है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर चुके हैं जी सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और आज की अहम तरीन नशरियात यानी इस मॉर्निंग शो में हमारी कोशिश रहेगी न सिर्फ मुल्क की सियासत से आज शुरुआत हो बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से भी गुफ्तगू करें और आखिर पर जब 9:40 का वक्त होगा आप और हम एक बार फिर बात करेंगे, लेकिन फ़ोन लाइन के ज़रिए से बात होगी। और तब तक आप हमारे टीवी पर तो हमें देख ही रहे हैं, लेकिन आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आइएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमारी लाइव नशरियात को देख सकते हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ज़रूर और वहाँ पर अपनी आरा हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और वादा आपसे कि जो आरा आप हम तक पहुँचाते हैं उस पर हम ज़रूर काम करते हैं। जो तजवीज़ें आपकी तरफ से आती हैं उन्हें बगौर लिया जाता है और उनका अमल दरामद कैसे किया जाए उस हवाले से भी आप वक्तन फ़वक्तन हमारे प्रोग्रामों के अंदर देखते रहते हैं। तो फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और तय फॉर्मेट के मुताबिक कि 11 तारीख को माजी के अंदर यानी 11 तारीख जो आज है, आज माजी के अंदर क्या कुछ हुआ है आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। गौहर कुछ चंद अहम तरीन वाक़ात जो दिल्ली स्टेडियम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 11 मार्च आज क्या कुछ हुआ है, मुल्क के अंदर क्या कुछ हुआ है और दुनिया में भी क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। आज ही के दिन 11 मार्च 1963 में सोमालिया ने बरतानिया से सफारती राबता मुनक़ता किया है। और आज ही के दिन साल 2004 में 11 मार्च साल 2004 में मैड्रिड में ट्रेन बम धमाका, 170 अफराद हलाक और 500 जख्मी हुए थे। और आज ही के दिन साल 2008 में लाहौर में 2 खुदकुश कार बम हमले हुए जिसमें से 24 अफराद जाँ बहक जबकि 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। और आज ही के दिन 11 मार्च 1702 लंदन में पहला अंग्रेज़ी ज़ुबान में अखबार द डेली कॉरेंट शाया किया गया है। वो आज ही का दिन था, 11 मार्च 1702। और आज ही के दिन 11 मार्च 1990 में लिथुआनिया ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 11 मार्च 1969 टिली में आतिशफिशां से 15,000 अफराद हलाक हुए हैं। और आज ही के दिन साल 1988 में ईरान और इराक की शहरी इलाकों पर गोलाबारी बंद करने पर रजामंद हुए हैं। जब ईरान और इराक के दरमियान लड़ाई चल रही थी उसके बाद ही 11 मार्च 1988 में दोनों ने शहरी इलाकों पर गोलाबारी बंद करने पर रजामंदी बर ली है। तो ये थी तारीख में कुछ अहम वाक़ात जो हमने आपके सामने रखे हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल 5 रियासतों में मुनक़्क़िदा हुए रायशुमारी के हवाले से, यानी जो वोट्स आपने डाले थे उनकी काउंटिंग कल रात देर गए मुकम्मल हुई और फरिश्ते सामने आई है, जिसके बाद 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद 5 में से 4 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत को दोहराया है और एक रियासत के अंदर आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी जीतती हुई नजर आ रही है। और 2024 के इम्तिहानात से पहले या 2024 के दंगल से पहले ये दंगल इंतहाई अहम माना जा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसके अंदर था और सबका मानना है कि उत्तर प्रदेश जिसकी जोली में चला गया दिल्ली की राहें उसके लिए और आसान हो जाती है। इसलिए 2024 के इंतखाबात का सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी के नाम कल हो गया है, क्योंकि 5 में से 4 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाने का अज़म फिर से दोहराया, क्योंकि अज़म ही नहीं दोहराया बल्कि साफ कर दिया कि एक मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में तारीख को रकम कर दिया गया, क्योंकि तकरीबन 32-35 साल के बाद ये मामला देखने को मिला कि मौजूदा हुकूमत का निज़ाम दोबारा से चले। यानी आज तक बहुत कम ऐसा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा वज़ीर आला कोई जीत कर आया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की किस्मत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पोल स्ट्रेटजी काम आते हुए इस बार सीधी बात ये कि दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने फतह का झंडा जो है वो रकम कर दिया। उसके साथ साथ उत्तराखंड में भी रिटेक किया बीजेपी ने और गोवा और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत को दर्ज किया। सिर्फ एक रियासत पंजाब के अंदर जहां पर कांग्रेस
का वजीर आला था और कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस को करारी शिकस्त वहां पर हुई और आम आदमी पार्टी की जमात अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी जमात है उन्होंने झाड़ू फेर दिया पूरे पंजाब के अंदर और बड़े चेहरे कल हारते हुए नजर आए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कल जीत हुई है और उसके फौरन बाद जहां सबसे पहले अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने पार्टी का जश्न मनाते हुए साफ कर दिया कि ये इम्तिहान जिसमें वो कामयाब हुए हैं दरअसल मजीद इम्तिहान के लिए उन्हें ला चुके हैं और वादा किया कि पंजाब को नशा मुक्त और पंजाब के अंदर तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। उसके साथ साथ शाम होते होते वज़ीर आज़म भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे जहां पर जश्न का समा था और जश्न के समा से खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने जहां वज़ीर आज़म की कसीदा गोई की, वहीं पर वज़ीर आज़म ने मौजूदा हालात, आलमी हालात के साथ साथ जीत के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है उस पर दोबारा अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए कहा कि सरकारें आती जाती है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को चलाने का अवाम ने ताउन दिया है उससे उनके हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। यानी कल पूरा दिन इंतखाबी नताइज के बीच शाम होते होते जश्न का समा था। फिलहाल आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद पंजाब के अंदर हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है। गोवा के अंदर भी अपनी प्रेजेंस को उन्होंने दिखाया है और अब सबका मानना है कि क्या कांग्रेस का न्यामुल बदल आम आदमी पार्टी मुल्क के अंदर बन सकती है। उसके लिए सेफोलॉजिस्ट और माहिरीन का मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी 2 साल के अंदर अंदर कोई बेहतर कारकर्दगी पंजाब के अंदर दिखा पाई तो दीगर रियासतों के अंदर यानी जनरल इलेक्शंस होने से पहले, आम इंतखाबात होने से पहले आम आदमी पार्टी को एक मौसर और फाल मुतहरिक अपोजिशन के तौर पर देखा जा सकता है। इधर कांग्रेस जमात की तरफ से यह खबर है कि जहां शिकस्त को तस्लीम तो कर ही लिया है, लेकिन G24 ग्रुप भी मुतहरिक हो गया है और G24 ग्रुप का मानना है कि कब्ल वक्त पार्टी क़यादत को इन सभी हालात से आगाह कराया गया था, लेकिन न सुनी और नताइज सामने है। अभी भी वक्त है कि हालात को बदला जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि कांग्रेस क़यादत ज़मीनी सूरत हाल को समझे। बहरहाल बात जब चुनाव की हो रही है तो आपको जरा फटाफट से दूसरी खबर की ओर भी लिए चलते हैं और रिजल्ट्स के हवाले से आपको यह खबर भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर थी और उत्तर प्रदेश के नताइजों के बीच खबर सामने यह आ रही है कि कल जब काउंटिंग मुकम्मल हुई यूपी इलेक्शंस के अंदर तो सामने आया कि मुस्लिम कैंडिडेट्स भी उत्तर प्रदेश के अंदर जीत कर आए हैं। 2017 के मुकाबले में 2024 में टैली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है और कई नामी गिरामी नामों ने और कई हस्तियों ने अपनी जीत को यकीनी बनाया है। 36 एमएलए इलेक्ट हुए हैं, जबकि 2024 एमएलए 2017 में थे और 2022 में अब 36 इसकी टैली हो गई है और जीतने वालों में जहां साबिक एमएलए आजम खान जो जेल के अंदर है लेकिन उसके बावजूद भी चुनावी दंगल में थे और आज उन्होंने जीत दर्ज की है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने जेल से बाहर आने के बाद कम कलील वक्त उन्हें मिला लेकिन कैंपेन किया, बाप बेटा दोनों जीत कर आए हैं। जेल के अंदर जो गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन है मुख्तार अंसारी, उनके बेटे ने भी दर्ज जीत की है और उसके साथ साथ कई और नाम सामने आ रहे हैं जी जिन्होंने अपनी जीत को दर्ज कराया है। वोटर्स ने जो 36 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश के अंदर जितवाया है और जब आप इसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस इलेक्शंस से तो टैली आपको बढ़ती हुई नजर आएगी 24 से 36 तक। और फिर जब ये नए इलेक्टेड एमएलएज का आप अकाउंट ट्रेस करेंगे तो 403 एमएलएज में आपको 36 एमएलएज जो है वो आपको मुस्लिम मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर 8.93 वोट परसेंटेज। अब ये वोट परसेंटेज को जरा समझिएगा, ये इनके खाते की है, ये 36 एमएलए जो है टोटल आबादी का 8.93% वोटर्स इनके ये जो वोट्स हैं इनको नुमाइंदगी होगी उसे। 19% वोटर्स की आबादी जो है वो मुस्लिम है और 19 में से 8.93% वोट इन्हें मिले हैं। तो बाकी वोट कहाँ चले गए, कैसे गए हैं, क्या हुआ है, वो सारी कहानी कल जब लिस्ट सामने आए, जब एक एक करके जीत हुई है तो वो सब चीज़ें जो है वो सामने आई है।
और कल हमने देखा कि हाई वोल्टेज ड्रामा जो था वो कैराना के सीट पर था, उसके साथ साथ नाहिदा हसन जहां से चुनाव लड़ रही थी वहां पर भी देखने को मिला था, उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली है। और उसी के साथ आजमगढ़ और दीगर इलाकों के अंदर भी जश्न भी था और दहशत भी थी और उसके साथ साथ डर भी था कि क्या चुनाव के अंदर वो लोग जीत कर आएंगे जिनके लिए वोट डाले गए थे। तो बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला है। फिलहाल 2017 के मुकाबले में 2022 में मुस्लिम एमएलए की टैली में थोड़ी सी बेहतरी हुई है। 2017 में 24 एमएलए थे और 2022 की इस नई असेंबली के अंदर अब 36 एमएलए होंगे और कुल मिलाकर कल उत्तर प्रदेश से 403 एमएलए इलेक्ट किए गए और 12 साढ़े 12 बजे तक काउंटिंग का अमल मुकम्मल हुआ, जिसके बाद नोटिफिकेशंस जारी कर दी गई है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश इंतखाबात की हमने बात की है। 5 रियासतों के अंदर 4 में से भाजपा की जीत, 1 में आम आदमी पार्टी की जीत। इसके बाद ही अब जम्मू कश्मीर चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और खबर कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने अफसरान की तैनाती और साथ ही साथ इंतज़ामिया में मज़ीद शफाफियत के साथ साथ मुतहरिक और फाल बनाने के लिए तैनाती को मंजूरी दी है। कई मजीद अफसरान की तैनाती को मंजूरी दे दी है। 189 पोस्ट IAS, IPS, IFOS में होगी अब तैनाती है। मरकजी हुकूमत की जानिब से कहा गया है उनकी तैनाती को मंजूरी दी गई है। मरकज ने 50% तकर्री को कलअदम करार किया था पहले ही, और इस सिलसिले में नए कानून से जम्मू कश्मीर की इंतजामिया अब मुतहरिक रहेगी। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह PMO की जानिब से कहा गया है कि अब इसके जो नए अफसरान की तैनाती होगी जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, इससे क्या होगा कि एक तो जो कामकाज में उसमें बेहतरी आएगी, फाल बनाएंगे, जो भी इंतज़ामिया जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनको फाल बनाया जाएगा, मुतहरिक बनाया जाएगा, जिससे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर होने की कोशिशें करेंगे। ये वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से कहा गया है। गुज़श्ता दिनों ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई थी और जो खुसूसी इख्तियारात जम्मू कश्मीर को थे उन्हें दे दिया गया थी GOPT डिपार्टमेंट को, यानी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग्स को दे दिया गया था। और ये उन्हीं लाइंस पर किया गया था जिस तरीके से बाकी यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स का यूनियन के साथ मामला चलता है, उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर को जो खुसूसी इख्तियारात थे उनमें तरमीम की गई और वो कानून भी मरकज़ को सौंप दिए गए। प्रेजेंटली हमारे पास 60 IAS और 64 IPS ऑफिसर जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिनमें कुछ लोग डेप्यूटेशन पर भी है, कुछ लोग यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर है। लेकिन अब पूरा मामला जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है ताकि अफसरों की तैनाती जम्मू कश्मीर के अंदर हो। ये बात भी काबिल जिक्र है। कोशिश करेंगे कि हम श्रीनगर भी चले। हिलाल हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही विड्रॉ किया गया था मनमोहन सिंह लेड UPA गवर्नमेंट के अंदर जो एक मंसूबा था कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन के तहत 50% पे IPS, IFS, IOFS और दीगर अफसरों की तैनाती हो, यानी 50% बाहर से आएंगे और 50% जो है वो KS काडर के जो हैं वो IAS और IPS काडर में चले जाएंगे और उनको यहाँ पर प्रमोशंस दी जाएंगी और उन्हें इवेलुएट किया जाएगा। 50-50 था, उस ऑर्डर को पहले ही कदम कर दिया गया था। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेस्टोर किया दैट इज 67:33 और 67-33 रेशियो का जो सामने रखा गया, ये कहा गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए अब 67% ऑफिसर जो है वो डायरेक्ट रिक्रूट के तहत होंगे और 33% जो होंगे वो प्रमोशन कोटा के तहत होंगे, यानी जिनका KS है अब वो 33% कोटा के अंदर होंगे। और पहले ही DOPT डिपार्टमेंट ने इस पूरे सिलसिले में अपनी वजाहत जो थी वो कर दी थी। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि जनाब जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी तैनाती अगरचे हमारे स्टेट के अंदर, लेकिन तब भी कई अफसरों की ज़रूरत है सिविल सेक्रेटरीट से लेकर मैदान तक, और उन्हें पूरा करने के लिए फिलहाल ये फैसला जो है वो लिया गया है कि 189 पोस्ट IAS, IPS, IOFS के AGMUT काडर को दे दिए गए। मजीद तरह इस खबर को समझते हैं कि इससे फ़ायदा क्या है
और क्या कुछ होगा। सीधे चलेंगे श्रीनगर जहां से हिलाल हांजूरी हमारे साथ है। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो खबर हम बता रहे हैं कि मरकजी हुकूमत ने कुछ अहम फैसले लिए हैं और उन अहम फैसलों के अंदर एक फैसला ये भी है कि अफसर अब AGMUT काडर के तहत दिए जाएंगे, जो पहले ही एक सेट प्रोसीजर था। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र का मानना है कि जो तफावत थी वो खत्म होगी और इंतजामिया फाल, मुतहरिक और मुअस्सर अब दिखेगी जी जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, इसकी दो चीजें अगर हैं, दो पहलू उसके अगर देखा जाए तो वो इसके हैं। नंबर एक कि हमने देखा था कि अभी भी हमारे सिविल सेक्रेटेरिएट हो या सेक्रेटेरिएट से बाहर हो, जब यहाँ ऐसे अफसरान की कमी थी तो फिर एक ही अफसर को 4-4, 5-5 पोस्टें जो है दी जाती थी, उन्हें 4-4, 5-5 महकमा जात दिए जाते थे। नतीजा ये होता था कि ऐसा ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट के साथ इंसाफ नहीं कर पाता था। अब अगरचे ये कमी को पूरा किया जा रहा है तो उस पे जो अब अफसरान है उन्हें सिर्फ एक ही कलमदान होगा और उतने ही कलमदान होंगे, उतने ऑफिस होंगे जितना वो काम संभाल सकते हैं। किसी ऑफिसर पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं होगा और जो पब्लिक है उनके काम भी फौरन से पेशतर निकलेंगे। नंबर एक। नंबर दो, इससे पहले जो 50-50 का सिस्टम था जिससे पहले ही वापस लिया गया था, अब 67-33 रखा गया है, यानी 67 में अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी जो नए अफसरान होंगे और उससे पहले जो प्रमोशंस थे वो 33% भी अब हो जाएगा। हालांकि इससे पहले यहाँ भी काफी सारे जो अफसरान थे वो ये भी शिकायतें कर रहे थे कि उनकी प्रमोशन नहीं होती है वक्त पर और उन्हें ये कार्डर नहीं मिलता है। क्योंकि इससे अब इस फैसले से उन्हें अब कार्डर भी मिलेगा और जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो सकती है। तो क्या हम ये माने कि जो लगातार हम बता रहे थे कि जनाब सिविल सेक्रेटरीट के अंदर बहुत किल्लत है वो दूर होगी, जैसा आपका मानना कि जनाब ये होगा, लेकिन जो ये 50-50% वाला ऑर्डर था जिसको लेकर हमने माजी में काफ़ी ज़्यादा सियासत भी देखी, महबूबा मुफ्ती के टेन्योर में, उमर अब्दुल्ला के टेन्योर में, उस पर आज दोबारा से कह दिया गया जो खुसूसी इख्तियारात थे जनाब उनमें भी तरमीम कर दी गई, उसी तरीके से तरमीम की गई जो दीगर रियासतों के अंदर है। अब सारा मामला DOPT देखेगा और ऐसा तरीके से निज़ाम को चलाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, और इस ऑर्डर में एक चीज, इस नोटिफिकेशन में एक चीज देखी गई है कि इससे पहले जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को बहुत सारे इख्तियारात थे ऐसे प्रमोशंस को लेकर, ऐसे इनके मामलात को लेकर, लेकिन अब जो ये सारा DOPT डिपार्टमेंट अब संभालेगा, यानी ये ताकत या जो इख्तियारात है ये मरकज के जेर में आए हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है अफसरान की कमी का, वो अब पूरी हो सकती है। हालांकि जो आज बताया गया कि 189 जो अफसरान है वो जम्मू कश्मीर को मिलेंगे, इसमें बेशतर बहुत पहले से ही मिले थे, इसमें बहुत कम ही कमियां थी, जिससे अब सरकार का दावा है कि इन तरमीम के जरिए उन्हें पूरा किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरकारी ज़मीन अगर आपके पास है तो जनाब यौम हिसाब के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सूबाई इंतजामिया ने कमर कसी और स्पेशली सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या कुछ है। उसके बाद आपको बताएंगे कि RTI कानून का इतलाक किस तरीके से हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर और क्या RTI के एक खत के अंदर पाया गया है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।